अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लास्ट टॉपिक, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, या जिसे हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है जी स्टूडेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में हर्ट की हैसियत रखता है। बोर्ड में डिफरेंट हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन एज एमसीक्यूज़ पूछी जाती हैं, या कहा जाता है कि होमोजेनिटी चेक करें इक्वेशन की, लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर है, या टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। तो इस टॉपिक से तकरीबन बोर्ड में 5 से 7 नंबर का पेपर जो है वो लाजमी आता है, या तो कोई एमसीक्यूज़ होगा या 2 एक शॉर्ट क्वेश्चन इससे होंगे। वो एक्सरसाइज हो सकते हैं या आपकी एग्जांपल हो सकती हैं। तो इंतहाई आसान टॉपिक है जी, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ को तो स्टूडेंट्स आप बड़े ही अच्छे से जानते हैं। ठीक है जी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। पहले तो इस वर्ड पे गौर करते हैं, डायमेंशन। क्यों भाई हमारे चैनल का नाम भी क्या है? डायमेंशनल फिज़िक्स। ठीक है जी, तो डायमेंशन जो है याद रखिएगा, वैसे तो डायमेंशंस अगर हम बात करें तो डायमेंशंस हमारे पास मल्टीपल किस्म की हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ अगर हम बात करें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, यानी कि इन टर्म ऑफ प्लेन, एरिया और स्पेस। बट यहाँ पर हम किनकी डायमेंशन बात कर रहे हैं? डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये थोड़ा सा आपने इनको इंटैगल नहीं करना, मिक्स नहीं कर देना। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन से क्या मुराद है? स्टूडेंट याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है, इसकी एक लेंथ है। ठीक है जी, अब इसकी जो लेंथ है वो इसकी क्या थी? हमारे पास क्वांटिटी थी। बट ये मार्कर जो है, इस पर जो ये मटेरियल जिसका ये बना हुआ है, ये मटेरियल कैसा है? ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये मार्कर ज़्यादा अच्छा है या ये मार्कर ज़्यादा अच्छा है? तो तीनों ही लेंथ, तो इसे हम कहते हैं क्वालिटी। ठीक है जी, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या था कि हमारे पास क्वांटिटी, मिकदार, वो वेरी कर सकती है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं डायमेंशन में? डायमेंशन एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, जिसमें हम क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी को, नॉट क्वांटिटी को। ठीक है जी, किन की? फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब डायमेंशन को लिखने का तरीका है हर फिज़िकल क्वांटिटी की। ईच फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय स्पेसिफिक सिंबल विद द स्क्वायर ब्रैकेट। हर फिज़िकल क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक डायमेंशन है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं स्पेसिफिक सिंबल के साथ। जैसे लेंथ के लिए कैपिटल L इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने लिखा हुआ है। फिज़िकल क्वांटिटी लेंथ है, डायमेंशन क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट में L। मैस है तो स्क्वायर ब्रैकेट में M। टाइम है तो स्क्वायर ब्रैकेट में T। करंट है तो स्क्वायर ब्रैकेट में A। ठीक है जी, तो हर फिज़िकल क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है जी, स्पेसिफिक सिंबल से लिखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशन ऑफ दैट फिज़िकल क्वांटिटी। अब लेंथ का पहला सिंबल क्या था? L, तो उसकी डायमेंशन क्या थी? L। याद करने का तरीका, मैथ का पहला क्या था? M, तो इसका भी क्या था? M। टाइम का पहला जो आपके पास लेटर है वो क्या था? T, तो इसकी डायमेंशन T। अब यहाँ पर आ गई एक प्रॉब्लम, कहें सर यहाँ तो C आ रहा है पहला, इसका जो लेटर है, आप कैसे कह रहे हैं इसकी डायमेंशन नहीं है? यहाँ C लिख लेते। स्टूडेंट याद रखिएगा, करंट जो है ये हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी कंडक्टर में से कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में या सेकंड्स में, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको कहूँ कि जी हमारे पास लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर होता है, तो स्पीड का यूनिट भी मीटर होगा। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? स्पीड तो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, उसका तो यूनिट मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं उसका यूनिट मीटर होगा। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लेंथ की डायमेंशन क्या थी? L थी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो लेंथ की L थी, ये लिखी हुई, टाइम की T थी, तो T ऊपर जाके बन जाएगा LT-1। अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो करंट तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स है, आया वो कन्वेंशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये अलग बात है, लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्ज पर यूनिट टाइम है। तो C अगर मैं लिखता तो वो तो कूलम बन जाता, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो कूलम डिवाइडेड बाय सेकंड इन टर्म ऑफ यूनिट्स या डायमेंशन में हम उसे फिर क्या लिखते हैं, एम्पेयर, ए से। ठीक है जी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। ठीक है जी, अब चलते हैं स्टूडेंट्स उन टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है। टर्म्स एसोसिएटेड विद डायमेंशनल एनालिसिस, ये जो हमारे पास टेक्निक है ना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सॉल्व करने की, या किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करने की, या टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला बट एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू नहीं मिलती, तो उसे हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो कुछ टर्म्स हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस में इन्वॉल्व होंगी। 4 कैटेगरीज हैं। पहली है डायमेंशनल वेरिएबल, नाम से ही देख रहे हैं डायमेंशनल है तो इनकी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बात कर लेते हैं फोर्स की। आपको पता है फोर्स वेरी कर सकती है, वेलोसिटी वेरी कर सकती है, मोमेंटम जो है ये वेरी कर सकता है। इनमें से कोई भी क्वांटिटी फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ की जब हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। ओके, पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ वेरी तो करती हैं मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में, बट उनका कोई ना कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। भाई ऐसा कैसे? फॉर एग्जांपल प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, रेडियन या स्टीरेडियन एंगल जिससे हम मेजर करते हैं, ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं। अब ये वेरी तो करती हैं, वेरिएबल तो हैं, बट इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये सेकंड कैटेगरी है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से हैं, तो रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है, इसी तरह थर्ड है डायमेंशनल कांस्टेंट। कुछ ऐसे कांस्टेंट हैं स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है जी, फिजिकल क्वांटिटीज़ में वो एज अ कांस्टेंट एक्ट करते हैं, लेकिन उनकी डायमेंशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यूनिट है ना मीटर पर सेकंड, तो इसकी डायमेंशन होगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, स्क्वायर ब्रैकेट में LT-1। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट, हुक्स लॉ आपने पढ़ी, F = kx, k = F/x। ठीक है जी, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन पर मीटर, किसका यूनिट बन गया जी, स्प्रिंग कांस्टेंट का। इसकी भी कोई ना कोई, अगर इसका यूनिट है तो इसकी कोई ना कोई डायमेंशन भी होगी। ठीक, फिर फोर्थ कैटेगरी है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। अब साथ देखें क्या लिखा हुआ है, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ में है क्या, ये कांस्टेंट है, इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट एक्ट करते हैं, बट नॉन डायमेंशनल है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने 10th में पढ़ा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, चैप्टर नंबर 12, N = C/V पढ़ा था ना। तो C और V क्या थे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है जी, इन मीडियम, और आपको पता है वैक्यूम, तो ये तो दोनों के यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड कट गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N का कोई यूनिट नहीं था, तो यूनिट लेस जो क्वांटिटी हैं वो डायमेंशन लेस है, तो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट इन्हें हम कहते हैं। एक और है जी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आप 9th में पढ़ के आए हैं स्टूडेंट। अगर आपको याद हो, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन को हम कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू से लिखते थे, म्यू = Fs/r। अगर मैं इधर लिखूँ तो हम इसे क्या लिखते थे, म्यू = Fs/r। ठीक है जी, Fs जो है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी न्यूटन में मेजर करते थे, ये भी न्यूटन में कट गए, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, यूनिट लेस, तो डायमेंशन लेस, तो इसे हम क्या कहते हैं फिर, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो ये 4 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस करनी है डायमेंशन एनालिसिस में। ठीक है जी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे पास डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन को लिखना कैसे है। ठीक है जी, इंतहाई आसान है, आपको सिर्फ फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है जी, और जो आपकी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं
यूनिट्स आते हैं, इंतहाई आसान है। आप हर फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं अगर उसकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्पीड की। स्पीड क्या होती है स्टूडेंट? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो हम लेंथ में नहीं मेजर करते, लेंथ रेडियस की फॉर्म में हो सकती है, लेंथ हाइट की फॉर्म में हो सकती है, विड्थ की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है जी, डिस्टेंस की फॉर्म में हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो सकती है। तो यहाँ डिस्टेंस है, तो मीन के लेंथ की डायमेंशन क्या थी? स्क्वायर ब्रैकेट में अभी हमने डिस्कस किया, ये सारी की सारी लिखी हुई हैं। लेंथ की L, मैथ की M, टाइम की T। तो ये तीन तो आपने अच्छे से याद कर लेनी है ना। तो अब आप देखें डिस्टेंस की हमने क्या लिखनी है? डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखने का तरीका है इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने स्पीड के सिंबल V को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया, डिस्टेंस को स्क्वायर ब्रैकेट में T को। अब डिस्टेंस जो है इसकी डायमेंशन क्या थी? L। टाइम की डायमेंशन क्या थी? T। तो ये T ऊपर जाके क्या बन जाएगा? T-1। तो अब स्पीड की या वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई हमारे पास LT-1 इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसी से सारी डायमेंशंस आगे प्रोसीड करती रहेंगी, सीक्वेंस से चलेंगे। आगे है जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम। अब बात कर लें एक्सेलरेशन की डायमेंशन की, तो एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो आ जाएगी वेलोसिटी की डायमेंशन, जो कि कितनी थी? LT-1। LT-1 अभी हमने सॉल्व की वेलोसिटी की, और T की कितनी थी भाई? T की तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T था, तो ये T ऊपर जाकर 1-1 तो पहले ही था, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई LT-2। क्या आ गई जी? LT-2। सिमिलरली फोर्स आप पढ़कर आए, फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू m में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में m लिख लिया और स्क्वायर ब्रैकेट में a, क्योंकि इनकी डायमेंशन लिखनी है तो मैथ की डायमेंशन कैपिटल M। एक्सेलरेशन के भी सॉल्व की, LT-2 लिख ली हमने एज इट इज LT-2। इसको इसके साथ इकट्ठा करके लिखेंगे तो पढ़ा जाएगा MLT-2, MLT-2। तो ये फोर्स की डायमेंशन आ गई। अक्सर पेपर में फोर्स की डायमेंशन MCQs जो है ये पूछी जाती है। फिर वर्क की इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो FD, तो फोर्स की अभी हमने सॉल्व की MLT-2 और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की L, तो इसको हम लिख सकते हैं ना ML² T-2। एक L की पावर 1 और ये L की पावर 1 2 हो जाएगा। तो ML² T-2 किसकी आ गई? वर्क की आ गई। इसी तरह टॉर्क की लिख सकते हैं, मोमेंटम की लिख सकते हैं, ठीक है जी। मोमेंटम की आपने सॉल्व करनी है, लिख लें, कमेंट्स में बताइएगा क्या डायमेंशन है मोमेंटम की। टॉर्क हमारे पास है जी। टॉर्क क्या है? FL आप फार्मूला पढ़ के आए हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। तो फोर्स जो है इसकी डायमेंशन हमने सॉल्व की MLT-2। अब आपको ये याद हो जाएगी जब ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लेंथ की L, तो टॉर्क की डायमेंशन क्या आ गई? ML² T-2। बट एक मसला है भाई, मसला क्या है भाई? वर्क की डायमेंशन भी क्या आ रही है? ML² T-2, और टॉर्क की भी डायमेंशन क्या आ रही है? ML² T-2। तो याद रखिएगा डायमेंशन एनालिसिस जो है ये डायमेंशन तो हमें कैलकुलेट कर देता है फिजिकल क्वांटिटी की, बट ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये फ़र्क नहीं बता सकता कि आया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि भाई ये जो डायमेंशन लिखी हुई है ये एग्जैक्ट आपके पास वर्क की डायमेंशन है या टॉर्क की है या एनर्जी की है, बिकॉज वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी हैव सेम डायमेंशन। आगे जाके आप एक फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे इम्पल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में, मोशन एंड फोर्स में। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि उसका यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, और हमारे पास जो मोमेंटम है वो होता है kgms-1। तो ये यूनिट्स आपस में बराबर हैं, तो जो डायमेंशन है हमारे पास मोमेंटम और इम्पल्स की वो सेम है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा क्या करना है जी, ख्याल करना है। तो पेपर में ये भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। तो ये आपको आनी चाहिए कि किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम है। प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जी आप बाकी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशन, ठीक है जी, या डायमेंशनल एनालिसिस, इसके यूजेस क्या हैं। फिर एट द एंड बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स की। तो सबसे पहले यूजेस,
यूजेस ऑफ डायमेंशन, दो यूजेस हैं जी जो हमारी बुक में डिस्कस किए गए हैं आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। पहला है चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये चेक करता है कि क्या कोई फिज़िकल इक्वेशन, उसमें जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ यूज़ की गई हैं वो दोनों साइड पर बैलेंस है, आया इक्वेशन करेक्ट है, उनके दोनों साइड्स पे डायमेंशंस एक जैसी आती हैं, उनके यूनिट्स एक जैसे आते हैं। अगर आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रू इक्वेशन है, ठीक है जी। और जब इक्वेशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन को चेक करता है कि आया वो करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लतीफ़ हुसैन शाह और रियाज हुसैन शाह जो हैं वो इकट्ठे हैं, बराबर हैं, या डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, या दोनों साइड्स की डायमेंशंस जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, टू ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, डायमेंशन एनालिसिस की मदद से स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 6 फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब ज़रा रिकॉल करें, 9th में आप पढ़कर आए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो थी Fc = mv²/r, आपको तो पता 3 फैक्टर पे करती है। मैं कहूँ जी ग्रेविटी पे भी करती है, लेंथ पे भी करती है, ठीक है जी, तो और कोई एक और क्वांटिटी थीटा पे भी करती है। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो सिर्फ 3 पे डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, साथ कोई 1/2 नहीं आता या 3 नहीं है, 5 नहीं है। जैसे टाइम पीरियड का फार्मूला T = 2π√L/g, तो वहाँ 2π कांस्टेंट आता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का तो एग्जैक्ट फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस से प्रूव हो जाएगा। टेक्निक है, मैं आपको एग्जांपल्स, बुक के एग्जांपल्स लेके आज सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T = 2π√L/g, तो हम डायमेंशन एनालिसिस से √L/g तो फाइंड कर लेंगे, बट 2π की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा डायमेंशन एनालिसिस का, ठीक है। तो डेराइविंग द पॉसिबल फार्मूला में हम क्या चेक करेंगे, करेक्ट गेस ऑफ फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, ठीक है जी। जैसा कि मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल दी, तो हमें करेक्टली पता चल जाएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, तो वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अच्छा, फिर नो इन्फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट इन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल ये दी, एक आप चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स आपकी फर्स्ट ईयर का है, स्टोक्स लॉ आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ड्रैग फोर्स के लिए इक्वेशन Fd = 6π∗r/vt, उसमें vt टर्मिनल वेलोसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसमें 6π जो है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो डायमेंशन एनालिसिस इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब जो है वो हम यूजेस जो हमने 2 पढ़े, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन और ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला, 1 बाय 1 एग्जाम्पल की मदद से आपके बुक की ली गई एग्जाम्पल्स को मैं सॉल्व करूँगा, और एक दो एग्जाम्पल से हम ये देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस कैसे बराबर आती हैं। उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, अगर हमें फैक्टर्स पता हो फिजिकल क्वांटिटी के, तो फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है, और एट द एंड जो है वो हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जी, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा जिसमें हम यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला को समझेंगे, ठीक है। देखिए, हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, आया कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड की डायमेंशंस बराबर हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपके बुक की एग्जांपल ली है, एग्जांपल नंबर 1.4, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। आपकी बुक में एक रिलेशन दिया गया है स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र वेव के लिए, √f×L/m, जिसमें f फोर्स है, L लेंथ है और m मास है। तो अब हमने चेक करना है क्या ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर भी आती हैं या नहीं, बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लतीफ़ हुसैन शाह को जी सॉल्व करेंगे। लतीफ़ हुसैन शाह से मुराद लेफ़्ट हैंड साइड, तो हम लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, लतीफ़ हुसैन शाह। सो डायमेंशन ऑफ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ
स्पीड और वेलोसिटी v जिसे हमने लिखा है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और अब आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, हमने शुरू में ही स्पीड की डायमेंशन सॉल्व की थी LT-1। तो लें जी, लतीफ़ हुसैन शाह साहब तो बड़ी आसानी से आ गए। अब रह गए रियाज हुसैन शाह साहब, ठीक है जी, यानी कि राइट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं क्या राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन यही आती है। तो ये काम थोड़ा सा लेंथी है भाई, परेशान नहीं होना, अभी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ 1/2 पावर f की डायमेंशन क्रॉस हमारे पास लेंथ की डायमेंशन, ठीक है जी, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट में, और मैस की डायमेंशन। आगे स्टेप में मैं इनकी डायमेंशंस जो हैं वो पुट कर लेता हूँ। फोर्स की डायमेंशन हमने सॉल्व की, वीडियो रिवाइज करके आप देख सकते हैं, MLT-2, ठीक है। लेंथ की क्या थी L, और m की क्या थी, मैस की स्क्वायर ब्रैकेट में m। तो अब स्टूडेंट्स m जो है इस m से कैंसिल, और यहाँ पर पावर कितनी थी 1/2 थी, ठीक है जी। तो अब रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो l और एक l ये रहा, इसकी पावर 1, इसकी भी 1, तो ये 2 बन गया। तो हम इसको लिख लेंगे l स्क्वायर, और t की पावर -2 और होल की पावर 1/2। अब स्टूडेंट ये 1/2 जो है ये इस 2 से कैंसिल, इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर में आ गया सिंगल l और इधर t की पावर -1। तो क्या ये लतीफ़ हुसैन शाह के बराबर नहीं है? और भाई ये तो लतीफ़ हुसैन शाह के बराबर है, तो इसका मतलब कि लतीफ़ हुसैन शाह और रियाज हुसैन शाह तो बराबर हैं, ये तो सगे दोस्त और कज़न निकले। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल ट्रू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस बराबर आ गए, ठीक है जी। अब हम चेक कर लेते हैं टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला का केस, जिसको हमने यूजेस में डिस्कस किया था कि किसी इक्वेशन को ड्राइव कैसे कर सकते हैं जब हमें इक्वेशन के पैरामीटर्स के बारे में पता हो। तो एग्जांपल है आपकी बुक की 1.5। एग्जांपल में आप देखें लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट है ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का रिलेशन ड्राइव करना है। वैसे तो आप मैट्रिक में पढ़कर आए हैं T=2π√L/G। तो आज हम डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ये सॉल्व करेंगे कि क्या ये रिलेशन इससे प्रूफ भी होता है। तो आगे लिखा है द पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच टाइम पीरियड डिपेंड्स आर। अब डायग्राम से भी समझाता हूँ, ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड कर रहा है। अब सिंपल पेंडुलम को अगर आप रिकॉल करें, सिंपल पेंडुलम जो है वो कंसिस्ट करता है बॉब पर ऑफ मैस m और लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेंथ l, ठीक है जी। और जब इसे डिस्प्लेस करते हैं एक्सट्रीम पर मीन से, तो एंगल कितना बनाता है थीटा, और इस पे अंडर द ग्रेविटी होता है, तो इसका वेट डाउनवर्ड होता है mg, यानी कि g इस पर लग रहा होता है। तो आपकी बुक में लिखता है कि 4 फैक्टर्स हैं जिन पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स करता है। m स्टैंड फॉर द मैस, l इज़ द लेंथ, थीटा इज़ द एंगल, एंड g इज़ द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब तरीकाकार क्या है, कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट, 1 बाय 1 करेंगे। तो लिखता भी जाता हूँ मैं साथ साथ, आपने नोट भी कर लेना है। तमाम टू ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूलाज के लिए स्टेप कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, जब आपको ये पता चल जाए कि आपने किस फिज़िकल क्वांटिटी का रिलेशन ड्राइव करना है और वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो आपने ये सपोज कर लेना है कि जो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करता है इन चारों फैक्टर्स पे, m, l, थीटा एंड g। और आपने इनके ऊपर पावर्स ले लेनी है, m की पावर a, l की पावर b, थीटा की पावर c, g की पावर d। क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम तो अब फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं ना, कि पता नहीं भाई g का इन्वर्स रिलेशन है, l का है, क्या है, तो हम तो ड्राइव करेंगे तो पता चलेगा। तो हमने इनकी पावर्स जो हैं वो सपोज कर ली, तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट ख़त्म किया तो इक्वल आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया m, l, थीटा, g। और इनकी पावर्स जो हैं वो आपको पता है कि m की पावर a, l की पावर b, थीटा की c और g की d।
तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी। तो ये था जी फर्स्ट स्टेप। क्या किया पहले स्टेप में, जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सॉल्व करनी है उसे एक साइड पे लिया और उसका डायरेक्ट रिलेशन ले लिया तमाम फैक्टर्स के साथ जो जो भी उस फार्मूला में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनकी पावर सपोज करनी A B C D एंड सो ऑन। ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में याद रखिएगा स्टूडेंट, हम जो है वो डायमेंशंस पुट करेंगे इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की। लाइक टाइम पीरियड की डायमेंशन, टी की डायमेंशन, भाई टी होती है स्क्वायर ब्रैकेट में कांस्टेंट, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती तो नहीं लिखेंगे। मैस की डायमेंशन भाई एम होती है, पावर कितनी आ जाएगी ए। एल की क्या होती है, एल की एल होती है, भाई पावर आ गई बी। थीटा की क्या होती है, हाँ जी थीटा के लिए अब आप कहेंगे कि सर ये क्या लिख रहे हैं आप, तो देखिए मैं थीटा के लिए लिख रहा हूँ एल इंटू एल माइनस वन। वैसे तो एल प्लस वन है, माइनस वन है, कैंसिल हो के कुछ भी नहीं बनता क्योंकि थीटा याद ज़रा करें रेडियन में पढ़ा था सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, तो ये तो डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एल और एल माइनस लिख लिया ताकि कैंसिल हो के सी तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो सबकी डायमेंशन लिख रहा हूँ तो इसकी जगह मैंने एल माइनस एल लिखा। क्यों लिखा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू होल की पावर डी। अब कर लेते हैं बात कि भाई इसकी जगह मैंने कैसे एल माइनस एल लिखा, तो ज़रा मैट्रिक रिकॉल करें अपनी, मैथ्स में आप पढ़ के आए एल इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला। ठीक है जी। और अगर आप फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 ओपन करेंगे, ठीक है, अभी तो ज़ाहिर सी बात है पहले चैप्टर पे हैं, तो सर्कुलर मोशन में आप देखेंगे वहाँ पर फार्मूला स्टूडेंट्स लिखा हुआ है S इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू S ओवर आर। तो बच्चों S की डायमेंशन L, R की डायमेंशन भी L, ऊपर जाके क्या बन जाएगा L इंटू एल माइनस वन, तो इसलिए मैंने इधर लिख लिया L इंटू एल माइनस वन। ओके, अब सारी हमने जो है जी डायमेंशंस लिख ली। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास है स्टूडेंट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। स्टेप नंबर 3 इज द कंपेयरिंग द कोफिशिएंट विद लाइक पावर्स। अब पहले हम m के लिए कंपेयर करेंगे, क्या यहाँ m है, अब यहाँ तो m है ही नहीं, तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो मीन के यहाँ पर m जो है उसकी पावर 0 है इस साइड पे। तो फॉर m जब हम किसके लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, m के लिए, ठीक है जी, मैंने लिख लिया। तो अब क्या होगा जब m के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस साइड पे तो m की पावर ही 0 है, इधर आएगा 0 लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे m कहाँ है, बस यही m है, m की पावर a, तो इसका मतलब a जो है ये हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। ठीक है जी। अब फॉर L है जी, इधर L नहीं है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड पे L की पावर कितनी है, 0। कितनी है जी L की पावर, हमारे पास L की पावर 0 है। ठीक है जी। अब ये मैंने इधर 0 लिख लिया, यहाँ पर L देखने हैं आपने, L की पावर B है तो B आ गया। ठीक है जी, ये मैंने क्या लिख लिया B। फिर L की पावर इधर 1 थी तो ये पावर क्या बनेगी प्लस C, इस -1 से मल्टीप्लाई होकर -C। फिर ये L है, L की पावर प्लस D, तो C से C कैंसल और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल गई क्या कि B प्लस D इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा। ठीक है जी। अब M के लिए भी कंपैरिजन किया, L के लिए भी कर लिया। ठीक है जी। अब किसका रह गया, T का, तो अब हम कंपेयर करते हैं फॉर T के लिए ज़रा देखें स्टूडेंट, T की यहाँ पर पावर है, T एग्जिस्ट करता है तो इसकी पावर कितनी आएगी स्क्वायर ब्रैकेट में 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 इज इक्वल टू, हाँ जी M है, L है, L है, L है, ये रहा T की पावर -2 और ये D से मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा -2D। बच्चों यहाँ से रिजल्ट आ गया D इज इक्वल टू, ठीक है जी, इस -2 को इधर डिवाइड करेंगे तो बनेगा -1/2, तो D आ गया -1/2। और इस इक्वेशन को देखें कि B प्लस D इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या पता था कि B प्लस D क्या है 0, तो यहाँ से ये पता चला कि B बराबर है -D के, तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो जब मैं माइनस इसके साथ पुट करूँगा तो एक माइनस ये रहा तो ये प्लस हो जाएगा, तो B का आंसर मेरे पास आ गया
प्लस 1/2, ठीक है जी। और c तो हमारे पास ऑलरेडी क्या था, 0 था, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ तो इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो c जो है जी ये हमारे पास क्या था, 0। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि c तो हमें शुरू में ही पता चल गया था कि इसका आंसर ही क्या है, 0। तो 3 स्टेप हो गए थे जी। 4th स्टेप हमारे पास है स्टेप नंबर 4 कि इसमें आपने जो कोफिशिएंट्स कैलकुलेट किए हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। आए पुट करते हैं। t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पावर्स पुट करें जी। m की पावर a कितना था जी, a 0 था, तो m की पावर 0, l की पावर b, l कहाँ है जी, b पावर देखिए ये रहा, b की 1/2, तो l की 1/2, थीटा c क्या था, c 0 था, तो थीटा की पावर 0, g की पावर d, g कहाँ था जी हमारे पास, d देखें जी -1/2, g की पावर -1/2। अब इनको अगर मैं रीअरेंज करूं तो ये कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा साथ, ठीक है। और m की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, m की पावर 0 तो हमें पता है बच्चों ये तो 1 होता है। इसी तरह थीटा की पावर 0 भी क्या होगा, 1, और ये g नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता फिर, t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट l की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय g की पावर 1/2, या इसको ऐसे लिख लें, l का स्क्वायर रूट और g का स्क्वायर रूट, अगर पावर नहीं लिखते तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ना, कांस्टेंट इंटू √L/G। अब भाई फार्मूला तो ड्राइव हो गया, हमें ये तो पता चल गया कि L/G तो आता है टाइम पीरियड में, बट ये कांस्टेंट कितना है ये तो आप पढ़कर आए हैं, 2π इसकी वैल्यू होती है। तो डायमेंशन एनालिसिस का स्टूडेंट ड्रॉबैक ये है कि ये हमें कांस्टेंट की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो कुछ ड्रॉबैक्स मैंने मेंशन किए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला क्या है, कैन नॉट एक्सप्लेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, जैसा कि हमने इस केस में पढ़ा एग्जाम्पल में कि 2π के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस ने प्रोवाइड ही नहीं की। ये 2π कहाँ से आया, डायमेंशन एनालिसिस ने हमें नहीं बताया, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, जैसा कि वर्क एंड एनर्जी, वर्क की और एनर्जी की तो सेम डायमेंशन है, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस था, मैं आप डायमेंशन लिख दूं ml² t-2, आपसे पूछूं ये वर्क की है, एनर्जी की है, टॉर्क की है, क्या बताएंगे, आखिर तीनों की है, तो मैं कहूँ कौन सी एक क्वांटिटी बताएं, तो आप तो नहीं एग्जैक्ट बता सकते। ओके, तो दूसरा ड्रॉबैक ये है। तीसरा क्या है, इफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, इफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन आर इक्वल इट डज नॉट मीन इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट। मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा इफ डायमेंशन ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, लतीफ़ हुसैन शाह, रियाज हुसैन शाह बराबर हैं, लेकिन मैंने आगे लिखा इट डज नॉट मीन इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए इक्वेशन ट्रू होगी। क्यों भाई, ज़रा इस तरफ नज़र डालें। सेकंड इक्वेशन याद है, गैलीलियो काइनेमैटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस AT², ये होती थी। और नहीं भाई, VIT प्लस 1/2 AT²। अगर आप इस इक्वेशन को डायमेंशनली चेक करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू है, बट फिजिकली जो सही इक्वेशन है वो तो आप ये पढ़कर आए हैं, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। तो डायमेंशन एनालिसिस 1/2 की इंफॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो इट्स मीन कि इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू हो सकती है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी ट्रू हो। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चैप्टर नंबर 1 आपका हो गया एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।